यहाँ आज मैं आपको एक साईफाई रोमांस मूवी द शेप ऑफ वाटर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर है, संभल के देखना। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के शुरुआत में, बॉल्टिमोर शहर में। एक गूंगी लड़की एलिसा एस्पोजिटो अपनी सोफे पर नींद से जागती है। उसकी जिंदगी एकदम रूटीन और साइलेंट है। हर सुबह उठकर वो ब्रेकफास्ट बनाती है, नहाती है और फिर बाथटब में खुद को प्लीजर करती है। काम पर जाने से पहले वो हमेशा अपने पड़ोसी जाइल्स से मिलती है, जो एक अकेले बूढ़े हैं और उसका अच्छा दोस्त भी। एलिसा रात की शिफ्ट में काम करती है, जहां वो अपनी दोस्त जेल्डा फुलर के साथ साफ सफाई का काम करती है। फ्लोर मैनेजर सभी स्टाफ को इकट्ठा करता है। सेंटर में बहुत जल्द एक खास और खतरनाक चीज लाई जाएगी। डॉ रिचर्ड हॉफस्ट्रैडलर को बायोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया गया है और वो इस एसेट पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता कि डॉ हॉफस्ट्रैडलर असल में एक रूसी जासूस है। फिर कुछ ही देर में वो रहस्यमयी एसेट एक प्रेशराइज्ड एजी में आता है। साथ में आता है गवर्नमेंट एजेंट रिचर्ड स्ट्रिकलैंड, जो एक सख्त, बदतमीज और नियमों का पक्का ऑफिसर है। वो आते ही सेंटर का चीफ ऑफ सिक्योरिटी बन जाता है। लेकिन एलिसा को एक अजीब सी घरघराहट और गुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे से उस टैंक की ओर जाती है जहां वो एसेट रखा गया था। जैसे ही वो टैंक को छूती है, क्रिएचर अचानक गुस्से में आ जाता है और टैंक की दीवार पर जोर से वार करता है। सिक्योरिटी दौड़ती है और उस एसेट को एक सीक्रेट लैब में शिफ्ट कर देती है। अगली रात एलिसा और जेल्डा कचरा साफ कर रही होती हैं। सब नॉर्मल लग रहा होता है। तभी उस लैब का दरवाजा खुलता है जहां एसेट था। स्ट्रिकलैंड बाहर निकलता है। उसके हाथ खून से लथपथ हैं। पीछे मेडिकल टीम और साइंटिस्ट दौड़ते हुए आते हैं। जेल्डा जल्दी से एलिसा को वहां से खींच ले जाती है। डिनर ब्रेक पर दोनों उस भयानक मंजर पर बात करती हैं। लेकिन तभी फ्लोर मैनेजर आकर कहता है, चलो लैब साफ करो। दोनों जब लैब में पहुंचती हैं तो वहां का हाल देखकर डर जाती हैं। हर तरफ खून ही खून, लेकिन फिर भी दोनों अपना काम शुरू करती हैं। उसी वक्त एलिसा को जमीन पर स्ट्रिकलैंड की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। वो उन्हें एक पेपर बैग में रख लेती है। जेल्डा मैनेजर को बुलाने चली जाती है। तभी एलिसा को मौका मिलता है उस एसेट को करीब से देखने का। वो देखती है कि वो एक अजीब, इंसान जैसे दिखने वाला जलजीव है। एलिसा उसे स्ट्रिकलैंड की उंगलियां सौंप देती है। लेकिन अब एलिसा की दिलचस्पी इस जल प्राणी में बढ़ने लगती है। वो पानी में रहता है और वो भी तो खुद को पानी में महसूस करती है। शायद ये एक अनोखे प्यार की शुरुआत हो सकती है। अगली शाम एलिसा फिर काम पर पहुंचती है और सीधा उस लैब की तरफ दौड़ती है। वो सुनती है टैंक में से क्रिएचर की तैरने की आवाजें। अब कहानी में एक चालाक मोड़ आता है। एलिसा एक उबला हुआ अंडा निकालती है अपने लंच बैग से। वो जाकर पूल के किनारे बैठती है और धीरे से चम्मच से अंडा तोड़ती है। जैसा कि उसने सोचा था, क्रिएचर धीरे धीरे पानी से बाहर आता है। क्रिएचर धीरे से हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में स्ट्रिकलैंड एलिसा और जेल्डा को अपने ऑफिस बुलाता है। वो बहुत चालाक और शातिर किस्म का इंसान है। हर स्टाफ मेंबर को पूरी तरह से जांचना चाहता है ताकि कोई रिस्क ना रहे। वो एलिसा के बारे में भी काफी कुछ पता कर चुका है। उसे मालूम हुआ कि एलिसा एक अनाथ बच्ची थी जिसे किसी नदी के किनारे पाया गया था। स्ट्रिकलैंड फिर उसके गले पर मौजूद निशानों को नोटिस करता है और पूछता है, क्या इनका कोई लेना देना है तुम्हारे बोल न पाने से? जेल्डा जवाब देती है कि नहीं, एलिसा बचपन से ही गूंगी है। इन निशानों का कोई लेना देना शायद नहीं। जाने से पहले स्ट्रिकलैंड सख्ती से कहता है, उस जीव से दूर रहना। एक शाम एलिसा अपने बैग से छोटा सा रिकॉर्ड प्लेयर निकालती है। उसे पूल के पास रखती है और धीरे से म्यूजिक चला देती है। साथ में एक अंडा भी रख देती है, उसी पुराने स्टाइल में। अगर क्रिएचर बिना बाहर आए अंडा लेता है तो एलिसा म्यूजिक बंद कर देती है और जैसा कि सोचा था, क्रिएचर झुंझलाकर बाहर झांकता है और आवाज करता है। एलिसा एक्साइटेड हो जाती है और उसे इनाम की तरह म्यूजिक फिर से चला देती है। धीरे धीरे वो क्रिएचर को म्यूजिक का साइन लैंग्वेज सिखा देती है और चौंकाने वाली बात यह कि वो बहुत जल्दी सीख जाता है। अब तो ये छोटे छोटे डेट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों साथ साथ डांस भी करने लगते हैं। एक रात जब एलिसा डिनर देने आती है, वो रूसी स्पाई डॉक्टर उसे और उस जलजीव को डांस करते हुए देख लेता है। लेकिन वो बीच में नहीं आता। अब वो अपने असली बॉस को कांटेक्ट करता है और एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलने की मीटिंग तय होती है। एक सोवियत एजेंट आता है। हॉफस्ट्रैडलर उसे पूरी नोट्स और लैब का ब्लूप्रिंट भी देता है। कोल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में है, लेकिन सोवियत चाहते हैं कि वो जीव उनके हाथ लगे। हॉफस्ट्रैडलर मानता है कि ये कोई जानवर नहीं, ये एक इंटेलिजेंट प्राणी है
जो कम्युनिकेशन कर सकता है। उधर एलिसा अपनी डेली ड्यूटी करती रहती है, लॉन्ड्री से लेकर सफाई तक। एक दिन दो टेक्नीशियन आपस में बात करते हैं कि कैसे सिक्योरिटी कैमरा डिसेबल किया जा सकता है। एलिसा ये सुन लेती है और ये जानकारी उसके काम आती है। फिर एक शाम जब वो लैब में जाती है तो देखती है कि क्रिएचर को जंजीरों में जकड़ा गया है। स्ट्रिकलैंड अंदर आता है, सीधा उस जीव के पास जाता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। एलिसा ये सब देखती है और अंदर से कुछ दिन बाद एक यूएस आर्मी जनरल ओकियोम सेंटर पर आता है। स्ट्रिकलैंड ने उसकी एक खास प्रेजेंटेशन रखी होती है। जनरल जब उस जीव को देखता है तो हैरान रह जाता है। ना उसका आकार, ना उसका रूप कोई आम बात नहीं लगती। स्ट्रिकलैंड बताता है कि उसने इस जीव को अमेज़न जंगल से पकड़ा, जहां स्थानीय लोग इसे भगवान की तरह पूजते थे। हॉफस्ट्रैडलर आगे कहता है कि इस जीव के पास दो अलग अलग सांस लेने की सिस्टम है, मतलब ये पानी और जमीन दोनों में जिंदा रह सकता है। ये सब सुनकर जनरल बहुत प्रभावित होता है, लेकिन तभी प्रेजेंटेशन के दौरान ही हॉफस्ट्रैडलर नोटिस करता है कि जलजीव को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब तक क्रिएचर काफी देर से पानी से बाहर था और अब उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। हॉफस्ट्रैडलर बार बार स्ट्रिकलैंड से कहता है, प्लीज उसे वापस पानी में डाल दो, लेकिन स्ट्रिकलैंड इग्नोर करता है और अपना भाषण जारी रखता है। कुछ देर बाद क्रिएचर बेहोश हो जाता है। सैनिक उसे तुरंत प्रेशर टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। बाहर खड़ी एलिसा ये सब सुन लेती है। जनरल साइंटिस्ट से बात कर रहा होता है कि इस क्रिएचर को डाइसेक्ट, चीर-फाड़ करके एक्सप्लोर किया जाएगा। एलिसा डर जाती है। वो तुरंत अपने दोस्त गाइल्स के पास जाती है और उसे मदद के लिए कहती है। गाइल्स पहले हंस देता है, उसे लगता है एलिसा मजाक कर रही है। एक जलजीव के लिए चोरी? सीरियसली? लेकिन जब एलिसा उसे ओस्वाम की पूरी सच्चाई बताती है तो गाइल्स समझ जाता है एलिसा झूठ नहीं बोलती, उसने जो देखा है वही कह रही है। अब गाइल्स को भी एहसास होता है कि एलिसा उस जलजीव से प्यार करने लगी है, क्योंकि वो क्रिएचर एलिसा को वैसे देखता है जैसे कभी किसी ने नहीं देखा, बिना किसी कमी के। दूसरी ओर हॉफस्ट्रैडलर फिर से अपने सोवियत बॉसेज से मिलता है। वो बताता है कि जल्द ही इस जीव को मारकर डिसेक्ट किया जाएगा। सोवियत डरते हैं कि अगर अमेरिकन इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे तो शायद वो कोई भविष्य बदलने वाली साइंटिफिक खोज कर लें। इसलिए रूसियों का आदेश आता है, फैसिलिटी की पावर काटो और इस प्राणी को मार दो। अब एलिसा और गाइल्स मिलकर भागने की प्लानिंग करते हैं। गाइल्स एक लॉन्ड्री वैन जैसी गाड़ी तैयार करता है और नकली डॉक्यूमेंट्स के सहारे सुबह 5 बजे लैब में घुसने का इरादा बनाता है। एलिसा का काम है सिक्योरिटी कैमरा बंद करना और क्रिएचर को लॉन्ड्री कार्ट में डालकर बाहर निकालना। वो देखता है एलिसा सिक्योरिटी कैमरा घुमा रही है। उसे याद आता है ये वही लड़की है जो क्रिएचर के साथ डांस कर रही थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि एलिसा उसे बचाने की कोशिश कर रही है और वो उसका साथ देगा। वो तुरंत लैब की तरफ दौड़ता है जहां क्रिएचर जंजीरों में बंद है। कुछ ही देर बाद एलिसा भी आ जाती है लॉन्ड्री कार्ट के साथ। हॉफस्ट्रैडलर उसे जंजीरों की चाबी देता है और एक खास केमिकल मिश्रण जो पानी में डालने से क्रिएचर को जिंदा रखेगा। साथ ही वो कहता है, मैं पावर ऑफ कर दूंगा, तुम्हारे पास 5 मिनट होंगे भागने के लिए। एलिसा क्रिएचर को पूल से बाहर निकालती है, उसे आजाद करती है और कार्ट में डालती है। बाहर गाइल्स ओकाम के गेट पर पहुंच चुका होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। स्ट्रिकलैंड सीसीटीवी पर गाड़ी को देखता है, उसे शक हो जाता है। इसी बीच हॉफस्ट्रैडलर पूरी फैसिलिटी की पावर काट देता है। वो दौड़ता है मैं गेट की तरफ। उधर जेल्डा लैब के पास एलिसा से मिलती है और दोनों क्रिएचर को लोडिंग डॉक की तरफ ले जाती हैं। हॉफस्ट्रैडलर गेट पर पहले पहुंच जाता है और एक लोहे की रॉड से गार्ड को बेहोश कर देता है। अब गाइल्स सीधे लोडिंग डॉक पर गाड़ी लेकर आता है जहां एलिसा और जेल्डा इंतजार कर रही होती हैं। तीनों मिलकर क्रिएचर को गाड़ी में डालते हैं और गाइल्स गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। स्ट्रिकलैंड गेट पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगली सुबह एलिसा एक नया प्लान बनाती है। वो क्रिएचर को समंदर में छोड़ना चाहती है और इंतजार करेगी अक्टूबर की बारिशों का, जब वो उसे शहर के नहरों से जोड़ देगी। वो अपने कैलेंडर पर एक नोट लिखती है ताकि रोज उसे अपनी प्लानिंग याद रहे। दिन बीतते जाते हैं। एलिसा और क्रिएचर के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा होता जाता है। जेल्डा और हॉफस्ट्रैडलर भी नाइट शिफ्ट में ऐसे एक्ट करते हैं जैसे सब नॉर्मल हो। एक रात स्ट्रिकलैंड एलिसा और जेल्डा को पूछताछ के लिए बुलाता है, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निकलती है। स्ट्रिकलैंड को पूरा यकीन है कि क्रिएचर को प्रोफेशनल एजेंट्स ने चुराया है
कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं कर सकता। इस बीच एम्फीबियन मैन गाइल्स के अपार्टमेंट में छिपा रहता है। ज्यादातर वक्त बाथटब में बिताता है और जो कुछ मिलता है वही खा लेता है। लेकिन एक दिन वो गाइल्स की पालतू बिल्ली को खा जाता है। गाइल्स गुस्से में फट पड़ता है और उसे डांट देता है। क्रिएचर भी रिएक्ट करता है और गाइल्स की बाहों पर खरोंचे मार देता है। वो काम में हॉफस्ट्रैडलर अब भी लड़कियों की मदद करता रहता है, उन्हें केयर पैकेज देता है। एलिसा को उससे प्यार है क्योंकि वो उसके साथ नहाना चाहती है, और गाइल्स को अब वो पसंद है क्योंकि उसे बाह पर खुजली अच्छी लगती है। एक दिन क्रिएचर गाइल्स के जख्म पर हाथ रखता है और उसे मैजिकली ठीक कर देता है। अगली सुबह गाइल्स उठता है और देखता है उसके गंजे सिर पर बाल उगने लगे हैं। उसी दोपहर एलिसा अपना अपार्टमेंट पानी से भर देती है ताकि एम्फीबियन मैन तैर सके। इस बात में अब कोई शक नहीं कि एलिसा और क्रिएचर के बीच एक गहरा रोमांटिक रिश्ता बन चुका है और आखिरकार वो दोनों इश्क में पूरी तरह डूब जाते हैं। हाँ, आप समझ ही रहे हैं, स्वीट हॉट म्यूटेंट डॉल्फिन लव। फिर आता है अक्टूबर और एलिसा को एहसास होता है कि बारिश ने डॉक्स को भरना शुरू कर दिया है। लेकिन एम्फीबियन मैन अब भी कमजोर होता जा रहा है क्योंकि वो बहुत समय से अपने प्राकृतिक वातावरण से दूर है। उधर ओकॉम में स्ट्रिकलैंड कई हफ्तों से कोई पुख्ता सुराग नहीं ढूंढ पाया है। अब जनरल उसे 36 घंटे की अल्टीमेटम देता है, या तो प्राणी को ढूंढो या नौकरी से हाथ धो लो। अब चीफ ऑफ सिक्योरिटी बन जाता है, पागलपन की हद तक जुनूनी। जांच करते हुए एक दिन उसे कुछ सुराग मिलते हैं जब वो हॉफस्ट्रैडलर का पीछा करता है। स्ट्रिकलैंड उसका पीछा करता है और देखता है कि हॉफस्ट्रैडलर कुछ विदेशी एजेंट से मिल रहा है जिन्हें सरकार पहले से ही जासूस मानती है। अब सब बातें जुड़ती हैं। स्ट्रिकलैंड को समझ आता है कि हॉफस्ट्रैडलर असल में एक रूसी जासूस है। वो चुपचाप उनकी मीटिंग में पहुंचता है और सभी को मार डालता है सिवाय हॉफस्ट्रैडलर के। अब वो वैज्ञानिक को पकड़कर टॉर्चर करता है और आखिरकार उससे सच्चाई उगलवाता है। क्रिएचर को क्लीनिंग स्टाफ ने ही छुड़ाया था। अब सारा गुस्सा स्ट्रिकलैंड में उमड़ पड़ता है। वो सीधा पहुंचता है जेल्डा के घर। उसे शक है कि वो एलिसा की मदद कर रही है। एलिसा आज ही क्रिएचर को शहर के डॉक्स से छोड़ने वाली है। वो जेल्डा और उसके पति को जख्मी कर छोड़ता है और सीधा एलिसा के अपार्टमेंट की तरफ भागता है। उधर जेल्डा भी फौरन एलिसा को कॉल कर देती है, स्ट्रिकलैंड तुम्हारी तरफ आ रहा है, भागो। अब एलिसा और गाइल्स तैयार हो जाते हैं। वो देखता है कि कैलेंडर पर एक स्पेशल नोट लिखा है जिसमें उस लोकेशन का जिक्र है। अब उसे पूरा यकीन है एलिसा और वो जल प्राणी वहीं जा रहे हैं। स्ट्रिकलैंड वहां आ जाता है। वो बंदूक उठाता है और एलिसा और क्रिएचर दोनों को गोली मार देता है। गाइल्स गुस्से से भर उठता है और स्ट्रिकलैंड को धक्का मारकर गिरा देता है। अब एम्फीबियन मैन को थोड़ी मोहलत मिल जाती है। वो धीरे से उठता है, अपने शरीर को हील करता है और फिर देखता है उस आदमी को जिसने उसे हफ्तों तक टॉर्चर किया था। स्ट्रिकलैंड घुटनों पर गिर जाता है। वो बेहोश पड़ी एलिसा को उठाता है और दोनों कैनाल में कूद जाते हैं। पानी के नीचे वो अपनी मैजिकल ताकतें इस्तेमाल करता है और एलिसा को ठीक कर देता है। फिर वो अपना हाथ एलिसा के गले पर रखता है और तभी उसके गले पर मौजूद निशान खुल जाते हैं और उनमें से गिल्स, गलफड़े उभर आते हैं।